ये कहानी है सूरत की, जहाँ पर दुनिया के ज्यादातर डायमंड जो है वो पॉलिश होते हैं। डायमंड सिटी सूरत। आज जब हम सूरत के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीजें याद आती है, एक पहला टेक्सटाइल और दूसरा डायमंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूरत पहले से ही डायमंड में था। हाँ, लेकिन भारत जो है उसके बहुत ही पुराने रिलेशन है डायमंड्स के साथ। अगर हम सोचे तो भारत उन देशों में से एक है जहाँ पर सबसे पहले डायमंड मिले हैं। लेकिन आज की जो मॉडर्न कहानी है वो पूरी तरह से अलग है। 20वीं शताब्दी तक दुनिया के मेजर डायमंड कटिंग हब थे यूरोप या फिर इसराइल में थे। बेल्जियम हो, एम्स्टर्डम हो या फिर टेल अवीव हो, इस तरह के देश और सिटीज डायमंड बिजनेस के लिए सेंटर में थे। सूरत की डायमंड की स्टोरी में एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है पालनपुरी जैन। ये जो ट्रेडर्स थे ये गुजरात से बिलोंग करते हैं और इनके ना बेल्जियम तक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ करते थे। 1950 से लेकर 1960 तक सूरत में जो है वो डायमंड प्रोसेसिंग का बिजनेस स्टार्ट होने लगा था। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और डायमंड कटिंग की नॉलेज वो सूरत तक आई। लोकल वर्कर्स ने इस स्किल्स को सीखा। जब शुरुआत हुई थी तो कोई बहुत ही बड़े पैमाने पर फैक्ट्री से नहीं हुई थी। जब शुरुआत हुई थी तो एक छोटे से वर्कशॉप से शुरू हुई थी। छोटे से लेबर, छोटी सी मशीनरी, लेकिन बहुत ही ज्यादा स्किल। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। जो वर्कर पहले पॉलिशिंग करता था उसने और ज्यादा स्किल सीखकर और सुपरवाइजर बना और उसके बाद वो मालिक बना। एक तरह की एक साइकिल सी बनी और सूरत में जो 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 और फिर 4, 5 इस तरह ढेरों सारे डायमंड के मैन्युफैक्चरिंग के हब बनते गए और इस तरह पूरा एक इकोसिस्टम बना। लेकिन इस डायमंड के बिजनेस में एक बहुत ही बड़ी मुश्किल थी, वो थी ट्रस्ट। अब आप सोचिए जरा, आपको किसी व्यक्ति ने एक छोटा सा डायमंड दिया है जिसकी वर्थ है लाखों रुपए, तो आप उसका क्या करेंगे? क्या आप उसे किसी और को देंगे? क्या किसी पर भरोसा करेंगे? तभी यहाँ पर बात आती है सूरत के आंगड़िया सिस्टम की। आंगड़िया सिस्टम जो था वो एक तरह का कुरियर सिस्टम था जो डायमंड की और पैसों की एक जगह से दूसरी जगह तक मुसाफरी करवाते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया करते थे। और इसी बीच मुंबई का एक बहुत ही बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। मुंबई जो है वो इंडिया का डायमंड ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट सेंटर है। लेकिन जबकि सूरत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही आगे था, ट्रेडिंग और एक्सपोर्ट के लिए थोड़ा सा कम था। तो इस सिस्टम की वजह से कुछ ऐसा चेन बना कि जो डायमंड्स थे वो अफ्रीका से आते थे, बेल्जियम तक जाते थे और वहां से मुंबई आते थे और फिर वहां से सूरत में मैन्युफैक्चरिंग होते थे और वो फिर से मुंबई में जाते थे और वहां से उसे ट्रेडिंग करते दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाया करता था। आज भी जो है वो यही सिस्टम एग्जिस्ट करता है और इसी सिस्टम ने सूरत को जो है वो बहुत ही आगे पहुंचाया है। इसमें गवर्नमेंट के भी काफी मदद मिली है। उनकी नई नई पॉलिसी आती थी एक्सपोर्ट को रिलेटेड और ट्रेडिंग के रिलेटेड, उससे इस बिजनेस को काफी मदद मिलती है। फिर आया 1970 से लेकर 1990 का दौर। सूरत की डायमंड इंडस्ट्री लिटरली एक्सप्लोर कर गई। गुजरात के डिफरेंट पार्ट जैसे कि सौराष्ट्र से लोगों ने मूव करना के स्टार्ट कर दिया सूरत तक। यहाँ पर आते थे, वो डायमंड की स्किल्स सीखते थे और पैसा कमाते थे। एक ऐसा इकोसिस्टम स्टार्ट हुआ जहाँ पर लेबर जो एक सुपरवाइजर बनने लगा, सुपरवाइजर जो था वो मालिक बनने लगा। और इसी तरह से पहले एक फैक्ट्री आई, फिर दूसरी आई, फिर चौथी आई और इसी तरह हजारों फैक्ट्रीज जो है वो सूरत में लगी डायमंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और इसी चीज को इकोनॉमिक्स में इंडस्ट्रियल क्लस्टर कहते हैं। लेकिन सूरत सिर्फ अपने चीप लेबर की वजह से सक्सेसफुल नहीं हुआ है। टाइम के साथ साथ डायमंड इंडस्ट्री में नई नई टेक्नोलॉजी आती गई। जैसे कि पहले डायमंड में जो प्लानिंग होती थी वो मैन्युअली हाथ से हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गया उसमें एक गैलेक्सी प्लानिंग नाम से भी एक नई टेक्नोलॉजी आई। उसमें जो प्लानिंग होती थी वो कंप्यूटर बेस्ड हुआ करती थी, जहां पर एक 3D मॉडल तैयार किया जाता था रफ डायमंड का और उसी के अंदर बेस्ट वैल्यू मिले उस तरह उसमें प्लान बिठाया जाता था। आगे जाके इस प्लान का उपयोग किया जाए ताकि डायमंड की बेस्ट वैल्यू मिले, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिले। आज जो मॉडर्न डायमंड इंडस्ट्रीज है वहां पर कुछ इस तरह का फॉलो होता है। ह्यूमन स्किल, साइंस, सॉफ्टवेयर एंड मशीन्स। आज दुनिया का 90% डायमंड जो है वो इंडिया में पॉलिश होता है और इसमें सूरत जो है वो दिल का काम करता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये सारे डायमंड इंडिया में माइन नहीं होते। एक डायमंड की जर्नी जो है वो 1000 किलोमीटर की होती है। मान लेते हैं कि अफ्रीका से कोई एक डायमंड निकलता है तो वो किसी और कंट्री पहले जाता है, जैसे कि बेल्जियम, फिर वहां से वो मुंबई आता है और फिर वहां से वो सूरत पर आता है। वहां पर उसकी कटिंग होती है, पॉलिशिंग होती है और उसकी क्वालिटी चेक होती है और उसके बाद वो फिर से मुंबई जाता है और वहां से अलग अलग देशों में जाता है, जैसे कि बैंकॉक हो गया, न्यूयॉर्क हो गया। और इन देशों में जाकर भी उसकी जो है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग होती है और भी काफी अलग अलग जगह पर डायमंड का यूज होता है।
तो एक बार याद रखिएगा कि अगर आप किसी डायमंड की रिंग या कुछ खरीद रहे हैं तो हो सकता है कि वो डायमंड जो है वो सूरत से होकर निकला हो। लेकिन सूरत जो है वो सिर्फ डायमंड पॉलिशिंग तक रुकना नहीं चाहता है। इंडिया का जो डायमंड ट्रेडिंग सेंटर था वो मुंबई में सेंट्रलाइज था। तो सूरत ने एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, द सूरत डायमंड बोर्स। थाउजेंड ऑफ ऑफिस के साथ एक उसका गोल ये है इंटरनेशनल डायमंड ट्रेडिंग को डायरेक्ट सूरत के अंदर लेकर आना। क्योंकि अगर दुनिया के डायमंड जो है वो सूरत में पॉलिश हो रहे हैं तो दुनिया के डायमंड की ट्रेडिंग आखिर सूरत में क्यों ना हो। सूरत के सामने एक समस्या भी है, नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री की जो है वो ग्लोबल मार्केट में डिमांड जो है वो घटती जा रही है। लेकिन सूरत के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, स्किल्स, फैक्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल कनेक्शन। फ्यूचर में सूरत सिर्फ नेचुरल डायमंड पॉलिशिंग तक लिमिटेड नहीं रह सकती। यहाँ हम देख सकते हैं AI पावर्ड डायमंड प्लानिंग, ऑटोमेशन, लैब ग्रोन डायमंड्स, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल डायमंड ट्रेडिंग। और यही सूरत की स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। सूरत डायमंड कैपिटल इसलिए नहीं बना कि उसके नीचे डायमंड्स थे, लेकिन वो डायमंड कैपिटल इसीलिए बना क्योंकि ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जिसमें पीपल, स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी सब एक साथ आ गई। स्मॉल वर्कशॉप से लेकर दुनिया के सबसे बड़े डायमंड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम तक सूरत ने एक ऐसी इकोसिस्टम खड़ी कर दी जो उसके पास नेचुरली अवेलेबल नहीं थी। ये है सूरत की डायमंड रेवोल्यूशन और शायद से सूरत की नेक्स्ट रेवोल्यूशन अभी बाकी है।